अनिका की बात सुनकर सभी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी हेड ऑफ गार्ड्स ने आगे बढ़कर कहा, मैडम आप अकेले न जाएं, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों का काफिला अनिका के सामने आ लगा। अनिका ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सुरक्षित कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। आप लोग वापस स्वीट में बच्चों के पास चले जाएं। जब गार्ड ने देखा कि अनिका की बात को टालना संभव नहीं है, तब उसने कहा, ठीक है मैडम, आप मुझे 2 मिनट दें। इसके बाद गार्ड ने रोहित को कॉल करके सब कुछ बता दिया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रोहित ने कहा, ठीक है, अनिका को जाने दो। यह कहकर रोहित ने गार्ड की कॉल को कट कर दिया और अनिका के सेलफोन पर कॉल की। रोहित ने अनिका से कहा, अनिका, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की मुसीबत में फंस जाओ। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अनिका ने कहा, नहीं, तुम बच्चों का ख्याल रखो और वापस दिल्ली चलने की तैयारी करो। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी और वह भी बिल्कुल सेफ, भरोसा रखो। अनिका के साथ लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से हादसे हो रहे थे, रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अनिका अकेले कहीं भी जाए। लेकिन रोहित यह भी नहीं चाहता था कि अनिका को ऐसा लगे कि रोहित अनिका पर शक कर रहा है और उनका रिश्ता किसी भी तरह से खराब हो। कुल मिलाकर रोहित किसी भी तरह अनिका को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए ना चाहकर भी उसने अनिका को अकेले जाने देने के लिए हाँ कर दी। ठीक है, पर जल्दी लौट आना। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वापस लौट गए। अनिका एक कार को ड्राइव करते हुए होटल से कुछ देर निकल गई और एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोक दिया और उससे बाहर निकली। आसमान में इधर उधर देखने लगी। तभी उससे पक्षी गरुड़ दिखाई दिया। अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका गरुड़ की आंखों में और गरुड़ अनिका की आंखों में देखने लगा। कुछ क्षणों को की मुख बातचीत के बाद गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ने लगा। अनिका वापस अपनी कार में बैठ गई और गरुड़ का पीछा करने लगी। कुछ देर लगातार यूं ही ड्राइव करने के बाद अनिका अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। यह एक सुनसान खंडहर था। अनिका ने एक तरफ अपनी गाड़ी पार्क की और पैदल चलने लगी। उसकी निगाहें तेजी से इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। यह जगह काफी डरावनी थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके अंदर ना तो जाने की कोशिश करता और न ही उसके लिए इसके अंदर जाना संभव था। कहीं पर ऐसे जानलेवा पौधे थे कि गलती से छू भी लिया जाए तो उनका इलाज संभव नहीं है। कहीं जहरीले अल्कोलाइड की उपस्थिति वाला लैंटाना कैमारा और एंगेट्रम जैसे पौधे थे, जिन्हें अगर भूल से जानवर भी खा ले तो उनकी मृत्यु हो जाए। तो कहीं पर एक पल में खत्म कर देने वाले जहरीले प्राणी। अनिका बड़ी ही खामोशी और सावधानी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। जब अनिका एक संकरी जगह से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से ग्रीन पीट वाइपर स्नेक ने अनिका का रास्ता रोक लिया। अनिका अपनी जगह पर रुक गई। अनिका की एक छोटी सी गलती उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि इसके डसने पर बचाव के लिए कोई एंटी वेनम नहीं बनाया जा सका था। अनिका ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश की। तभी उससे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। आंखों की कनखियों से पीछे देखने पर अनिका ने महसूस किया कि वह दोनों तरफ से सांपों से घिरी हुई है। इससे पहले कि उस पर कोई जानलेवा हमला होता, इन सांपों के शरीर पर तेज लेजर लाइट पड़ती है और यह सांप तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। अपने हाथों में तेज रोशनी फेंकने वाली एक लेजर लाइट विद लेजर साउंड को लिए वहां पर सामान्य लिबास में तेजस्वी औरत का प्रवेश होता है, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वैसे तो मैं बातचीत करके भी तुम्हें यहाँ से भेज सकती थी, लेकिन जब बात अनिका की हो तो मैं किसी भी तरह की देरी के लिए तैयार नहीं। कोई मेरी बेटी पर हमला करे या मुझे कतई मंजूर नहीं। आगे से याद रखना कि अनिका गुलेरिया मेरी अपनी और तुम्हारी मेहमान दोनों हैं। अनिका जिसे ढूंढ रही थी वह स्वाति मल्होत्रा थी। अनिका की आंखों के सामने खड़ी। स्वाति अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाती है। इस वक्त अनिका स्वाति मल्होत्रा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जैसे कोई आईना रख दिया गया हो। स्वाति मल्होत्रा ने कहा, आओ अनिका, कैसी हो मेरी बच्ची? मैंने कहा था जब ठीक समय होगा तो मैं खुद तुमसे मिलूंगी, लेकिन आज तुम्हें इस तरह यहाँ देखकर लगता है कि कोई ज़रूरी खास बात होगी कि तुम्हें इस तरह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आना पड़ा। अनिका ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप बताइए आप यहाँ पर कैसी है? स्वाति मल्होत्रा ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब मेरी बेटी मेरे आसपास ही हो तो मुझसे अच्छा और कौन हो सकता है।
ऐसा कहते हुए स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के एकदम करीब आ गई और अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। फिर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। अनिका ने मुस्कुराते हुए स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखा और पूछा, आपका ध्यान सिर्फ आपकी बेटी पर ही है या आपके नवासी नवासों पर भी? क्या आप रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर से मिली? बच्चों के नाम सुनते ही स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर चमक आ गई। स्वाति ने जवाब दिया, पुरानी कहावत है, दादा दादी और नाना नानी को अपने पोते पोती, नवासा नवासी उस तरह प्यारे होते हैं जैसे साहूकार को मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। स्वाति की बात सुनकर दोनों माँ बेटी हंस पड़ी। स्वाति ने वहाँ पड़ी हुई दो छोटी छोटी चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ बैठो, बैठकर बातें करते हैं। स्वाति ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं उनसे मिल तो नहीं सकी, लेकिन बहुत करीब से मैंने उसे देखा है। बहुत ही प्यारे बच्चे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए। दे आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट टू। रिया तो बिल्कुल तुम्हारी फोटो प्रिंट लगती है, कोई भी आसानी से देखकर बता सकता है कि वह तुम्हारी बेटी है, अनिका ने कहा। और रोहित, क्या आप रोहित से नहीं मिली? स्वाति मल्होत्रा ने अनिका की तरफ सिर्फ एक स्माइल दी और अनिका के सवाल के बदले में कुछ भी नहीं कहा। एक तरफ जहां अनिका अपनी माँ से रोहित के बारे में सवाल पूछ रही थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित होटल इंटरनेशनल पैराडाइज में अलग ही तरह की समस्याओं में जूझ रहा था। उसने अपने तीनों बच्चों को जगाया। अचानक से इस तरह डैडी को जगाते हुए रिया खुशी से चिल्ला उठी, गुड मॉर्निंग डैडी, आप हमें मॉर्निंग विश करने आए हैं? मतलब ज़रूर आपने मम्मा के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर यह सोचकर घबरा रहे थे कि कहीं फिर से किसी नई मुसीबत को दावत तो नहीं मिल गई। उन दोनों ने रोहित को विश किया, गुड मॉर्निंग डैडी, और लगातार रोहित की तरफ देखने लगे। आर्यन ने कहा, मैं फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आ जाता हूँ, सॉरी फॉर डिले डैडी। अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ डैडी, कल इतनी अच्छी नींद आई कि हमें उठने में देर हो गई। हम बस 5 मिनट में ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं। अपनी तीनों बच्चों के रिएक्शन को देखने के बाद रोहित हल्के से मुस्कुराया और फिर रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सरप्राइज मैंने नहीं, मम्मा ने प्लान किया है। हम लोग आज ही वापस दिल्ली जा रहे हैं। तीनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रिया ने कहा, सब कुछ ठीक तो है ना डैडी? क्या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? क्या मम्मी अभी तक नाराज़ है? डैड, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मम्मा को मना लूँगी। हम सब हमेशा साथ रहेंगे, मुझे मम्मा डैडी दोनों चाहिए। ऐसा कहकर रिया रोहित की कमर से चिपक गई। आर्यन और अलेक्जेंडर हमेशा से ही रिया के बहुत बोलने की आदत से परेशान रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें रिया की परेशानी वास्तव में ही जायज़ लग रही थी। एक पल के लिए वह दोनों भी सिहर उठे। उन दोनों में से कोई भी अपनी मम्मा के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और दोनों ही रोहित मारवा से बेहद प्यार करते थे। बेशक रोहित का स्वभाव उनके प्रति काफ़ी हार्ड था। दोनों एक स्वर में बोल उठे, हाँ रिया, हम सब मिलकर ऐसा करेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। रिया ने जिस फ्लो में सारी बातें कह दी थी, रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि उनके घर में जो कुछ भी चल रहा है उसका बच्चों के मन पर कितना निगेटिव और गहरा असर पड़ रहा था। उसने रिया के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, शरारती रिया को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग यह सब क्या सोचते रहते हो? हम सब हमेशा साथ रहेंगे, हैप्पी फैमिली की तरह। मम्मा तुम सबसे बेहद प्यार करती है, वह कभी तुमसे अलग नहीं हो सकती, और तुम्हारे डैडी से भी नहीं। रिया बोली, प्रॉमिस डैडी? रोहित ने जवाब दिया, प्रॉमिस। चलो अब इन सब बातों को छोड़ो और फटाफट रेडी हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। रोहित बच्चों को तैयार होने की इंस्ट्रक्शन देने के बाद खुद शावर लेने चला गया। रोहित शावर के नीचे इस तरह खड़ा हुआ था कि पानी उसके सिर पर गिर रहा था। चेहरा दीवार की तरफ था। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए थे, आंखें बंद थी, सांसें रोक रखी थी और बारी बारी पूरे घटनाक्रम को याद कर रहा था। एक के बाद एक पिक्चर और अनिका की कही गई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तुम डिवोर्स लेना चाहते हो मुझसे? अनिका रोहित की ही है। मेरी याददाश्त गई थी, पर तुम्हें तो हमारा प्यार याद था ना? मुझे पता है V16 पावर ट्रक क्या है। इस बार की लड़ाई और भी ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। बस 3 मिनट, जिसका IQ 280 के पार है। मैं सनी को मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कार से सोती हुई अनिका को बाहों में उठाकर लाना और अनिका का दोनों बाहें रोहित के गले में डालना। सोते हुए भी रोहित का हाथ ना छोड़ना और उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहना। इकोनॉमी को कंट्रोल कर देने वाला किंग। सिर्फ एक सवाल, रोहित मारवा की तरह सोचो। मैं पहले की गलती फिर से नहीं दोहराऊंगी।
डॉक्टर अमृता, जो कि इस दुनिया में ही नहीं रही। रोहित अचानक से अपनी आंखें खोलता है और फिर एक लंबी सांस लेता है और मुस्कुराता है और कहता है, अब देखना यह है कि डॉक्टर अमृता ने क्या सरप्राइज प्लान किया है। आई एम वेटिंग माई अनिका। शायद उसके बाद एक सवाल भी पूछना ना पड़े और सारे सवाल का जवाब मिल जाए। अब बहुत हुई या आँख मिचौली। अनिका ने कहा, माँ, इफ़ यू डोंट माइंड एक बात पूछूं? स्वाति ने कहा, अब तुम यहाँ तक आई हो तो ज़रूर कुछ कहने और सुनने ही आई होगी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अनिका ने स्वाति के दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में ले लिया और मन ही मन सोचने लगी कि वह अपनी माँ से कहे, जब मैंने मेरे तीनों बच्चों को जन्म दिया तब जो लोग मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ले गए वह मेरे नहीं आपके दुश्मन थे। मैंने किसी तरह रिया को उनसे बचा लिया, लेकिन मेरे दो बच्चों को आपके दुश्मन मुझसे दूर ले गए। यहाँ तक कि मैं अलेक्जेंडर के मिलने से पहले यही सोचती रहती थी कि मैंने दो बच्चों को जन्म दिया था, जबकि मैंने तीन बच्चों को जन्म दिया था और मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी। यहाँ तक कि आर्यन को पैदा होते ही ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया गया। अगर रोहित समय पर नहीं पहुँचता तो हम हमेशा के लिए उसे खो देते।